हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीनियर अनुदेशक का जो हमारा एग्ज़ाम आया था उसमें कंप्यूटर साइंस वाला पेपर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि सीनियर अनुदेशक में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो किस तरह के क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स आप अच्छे से मैच कर लेना। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमें। इंटरफेस के बारे में यहाँ पे पूछा था। जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस के हमने बहुत सारे टाइप देखे थे, जैसे सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, मल्टीपल और हाइब्रिड। ये दोनों जो है वो जावा सपोर्ट नहीं करता। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इट कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग इंटरफेस। अब जब मल्टीपल इनहेरिटेंस को जावा सपोर्ट नहीं करता, मल्टीपल का क्या मतलब है? कोई ए क्लास है, बी क्लास है और सी क्लास है। इन तीनों क्लास की जो प्रॉपर्टी है वो डी क्लास ने होल्ड करके रखी हुई है। इन सब की जो प्रॉपर्टी है, फंक्शंस है, वेरिएबल्स है, वो इसने ही इनहेरिट कर लिए अपनी डी क्लास के अंदर। ये होता है मल्टीपल। तो जावा इस चीज़ को अलाउड नहीं करता। अब इस चीज़ को हम कैसे लागू करेंगे जावा में? अगर हमें ए और बी दोनों क्लासेस के अगर वेरिएबल्स फंक्शन को यूज़ करना है तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है, हम इंटरफेस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। Unless the class that implements the inheritance is abstract, all the method of the interface need to be defined in the class. जो भी इंटरफेस को हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो सब एब्स्ट्रैक्ट होते हैं और कंपलसरी होता है आपको इंटरफेस को बिल्कुल ज़रूरत होती है, आप क्लास के अंदर डिफ़ाइन करना ही पड़ेगा आपको। नंबर 3 पे स्टेटमेंट है टू इम्प्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेस। अगर आप मल्टीपल इंटरफेस को क्रिएट करते हो तो उन सबको अलग अलग करने के लिए आपको कोमा का यूज़ लेना होता है। ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मेथड दैट इज़ यूज टू क्रिएट एन इंस्टेंशिएशन ऑफ ए क्लास। कौन सा मेथड है जिसके ज़रिए हम क्लास का एक इंस्टेंशिएशन बनाते हैं? तो वो हमने डिस्कस किया था, मे बी किसी न किसी पेपर के अंदर देखा था कि उसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर, है ना। वो एक मेथड कौन सा है? कंस्ट्रक्टर है। ग्राफिकल इमेज दैट इज़ यूजुअली स्टोर्ड इन ए फाइल, तो वो होती है बिटमैप, ठीक है। कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ वैल्यू टू अनदर टाइप, जैसे कोई इंटीजर वैल्यू है, आपको आंसर चाहिए फ्लोट में, इस तरह से कन्वर्जन करने का जो सिस्टम होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है टाइप कास्टिंग। A signal that something has happened to stop normal execution of a program. Normal execution जो चल रहा है प्रोग्राम का, उसको स्टॉप कर देना, ऐसी जो हैपनिंग होती है उसे बोला जाता है एक्सेप्शन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 का डी। एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेक्साडेसिमल नंबर जो है वो किसका मिक्सचर है? हेक्साडेसिमल नंबर देखो क्या होते हैं, 0 से लेके 9 तक की डिजिट्स, बाद में ए बी सी डी और एफ तक हमें ये नंबर देखने को मिलते हैं। इसमें डिजिट भी हो गई और अल्फ़ाबेट भी हो गए। तो लेटर और डेसिमल डिजिट, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है हेक्साडेसिमल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द स्टेटमेंट्स। एक चाइल्ड प्रोसेस दैट रिमेन रनिंग इवन आफ्टर इट्स पेरेंट प्रोसेस इज टर्मिनेटेड or completed without waiting for the child process execution is called orphan। तो कोई चाइल्ड प्रोसेस है, उसकी जो पेरेंट प्रोसेस थी वो पूरी हो चुकी है या फिर किसी वजह से वो टर्मिनेट हो गई, बट अभी भी जो है वो चाइल्ड प्रोसेस रनिंग के अंदर है, इस चाइल्ड को हम क्या बोलेंगे? इसे बोलते हैं हम ऑर्फन। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। ए प्रोसेस दैट हैज़ कंप्लीटेड इट्स टास्क बट स्टिल इट शोज़ एन एंट्री इन ए प्रोसेस टेबल इज़ कॉल्ड ए ज़ॉम्बी प्रोसेस। अब एक प्रोसेस है, उसने अपना काम पूरा कर लिया बट अभी भी वो क्या है? प्रोसेस टेबल के अंदर उसकी एंट्री दिखा रहा है कि ये प्रोसेस अभी भी यहाँ पे है, तो ये कहलाती है ज़ॉम्बी। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ एआई। एआई के जनक पूछे हैं तो वो हो जाएंगे जॉन मैकार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी नंबर को बताना है किसके बराबर है। ऑक्टेल नंबर भी दे रखा है, हेक्साडेसिमल भी है और एक डेसिमल नंबर भी दे रखा है। सबसे पहले आप ऑक्टेल को ही चेंज करके देख लो। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्टेल और हेक्सा में चेंज करके देख लेंगे, वो हमारे लिए सबसे ईजी रहेगा। तो 10 1110.11
ये नंबर है। ऑक्टल में इसको 3-3 बिट्स के अंदर हमें ग्रुप बनाने हैं, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5। और यहाँ पे ग्रुप बनाएंगे तो एक बिट कम है इसलिए यहाँ 0 लगाएंगे, ये हो जाएगा 6। 5 6.6, तो ये बिल्कुल मैच कर रहा है, सही है ये बिल्कुल। हेक्साडेसिमल में करने के लिए 4 के ग्रुप बनाएंगे, पहला ग्रुप ये और दूसरा ग्रुप ये, तो जितने कम है डिजिट वो आप 0 लगा दो, आगे भी आप 0 लगा दो। ये 4 का ग्रुप हो गया। 8 और 4 12। 12 को हम हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं C। और 14 को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं E। ये हो जाएगा 2, तो 2EC, मतलब ये दोनों बिल्कुल करेक्ट मैच हो रहे हैं। अब आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही क्या कर सकते हो, ऑल ऑफ द करेक्ट बोल सकते हो, बट हाँ आप इसका क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर लो और डेसिमल में भी इसको क्या करना, आप चेंज करके चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल यूजेस द SMTP, STTP और FTP। तीनों ही जो प्रोटोकॉल है वो कौन सी लेयर में यूज़ लिए जाते हैं, तो हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है, वो है एप्लीकेशन लेयर में। Which of the following are used to generate a message digest by the network security protocol? RSA, SHA-1, DES, MDS। तो ये MDS नहीं है, ये है MD5। ये दोनों ही जो नेटवर्क सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल है SHA और MD5, ये दोनों ही यूज़ लिए जाते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा Q and S। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर्स P सच दैट 3 की पावर P मॉड्यूलो 17 इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन है और इसमें से हमें सही करेक्ट आंसर हमें बताना है। इसमें P जो है मिनिमम पॉजिटिव नंबर, हम P क्या ले सकते हैं, ये एक्चुअल में है क्या, एक थ्योरम है फर्मेट्स लिटिल थ्योरम, और इस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, A की पावर P माइनस 1 मोड P इक्वल टू 1। ये इसका फॉर्मूला है। हमें दिया यहाँ पे क्या क्या है, 3 की पावर P दे रखी है, मतलब P हमें पता लगाना है क्या है, तो 3 की पावर P यहाँ पे दे रखा है और मोड दे रखा है 17 इक्वल टू 1। मतलब P यहाँ पे जो भी होगा उससे एक वैल्यू कम यहाँ पे होनी चाहिए। P की वैल्यू हमसे पूछी है, यहाँ दे रखी है 17, तो यहाँ क्या होगा 17 माइनस 1, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 16। और यहाँ जो करेक्ट आंसर आना था वो था ऑप्शन नंबर डी, 16 आ जाएगा इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर। और देखो ये कुछ क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चन, मतलब इस पेपर में भी अगर पूरा हम ऑब्जर्व करेंगे तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल एकदम डीप नॉलेज के अंदर जाके पूछते हैं। बाकी जो होते हैं वो आपको अगर बेसिक वाला ले तो वो पेपर अलग हो गया बिल्कुल ही। इस पूरे सीनियर पेपर का अगर हम ऑब्जर्वेशन करें, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपसे। अगर जैसे कोई जावा का कॉन्सेप्ट है, कोई ऊप्स का कॉन्सेप्ट है, तो उसमें आपको लैंग्वेज के रूप में क्वेश्चन दे दिया। अब आपको पता लगाना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा सही है। तो उसके लिए आपको क्या है, उस पर्टिकुलर एक जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। व्हाट डज CSA स्टैंड्स फॉर? CSA का फुल फॉर्म पूछा है डायरेक्ट, कंप्यूटर सर्विस आर्किटेक्चर, कंप्यूटर स्पीड एडिशन, कैरी सेव एडिशन या नन ऑफ द अबव। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर स्पीड एडिशन। देन TCP/IP लेयर के साथ में हमें प्रोटोकॉल्स को मैच करना है। कौन सा मॉडल यहाँ पे यूज़ लिया है, TCP/IP। ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ लिया जाता है, तो TCP और UDP, ये 2 प्रोटोकॉल मैंने आपको बताए थे, ये हो जाएगा 3। और नेटवर्क लेयर के ऊपर इस प्रोटोकॉल का मैंने आपको नाम बताया था, ये आजकल हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ICMP। और एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है FTP। तो फर्स्ट का 3 हो जाएगा, Q का 1 हो जाएगा और R का 2 हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईथरनेट यूजेस डैश ऑफ फिजिकल एड्रेस दैट इज़ इम्प्रिंटेड ऑन NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ईथरनेट जो है वो कौन सा एक फिजिकल एड्रेस यूज़ करती है, कितने बिट का होता है वो, जो इम्प्रिंटेड होता है, मतलब पहले से ही प्रिंट होके ही हमें मिलता है। तो उसे हमने काफ़ी सारे नाम से पढ़ा था, मैक एड्रेस भी होता है, इसको फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। ये होता है 48 बिट का, और अगर बाइट में पूछेंगे तो ये हो जाएगा 6 बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज DDoS स्टैंड फॉर? इसका फुल फॉर्म पूछा है डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस।
बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 का, हमें बेस नहीं दे रखा, 146 इसका बेस x दे रखा है। देन ये 313 इसका x बेस दे रखा है और x-2 मतलब ये जो है इसमें बेस में से 2 माइनस करना है और इक्वल टू दे रखे 246 ऑक्टल नंबर के। अभी क्योंकि हमें बेस नहीं पता तो इन क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था आप इस नंबर को डायरेक्ट क्या करो, डेसिमल में चेंज करो। 246 ऑक्टल बेस का नंबर है ये, इसको आप डेसिमल में चेंज करोगे, ये हो जाएगा नंबर 176 डेसिमल में। अब इन नंबर को हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बेस से अगर हम इसका प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली डेसिमल में चला जाएगा, तो जो वैल्यू इसके बराबर होगी वो हमारा सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस में हमें ऑप्शन के हिसाब से ही क्या करना है, चेक करना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो सकता है। तो देखो बेस 8 है 176, ठीक है, ये नंबर कितना था 246, मतलब 313 और 146 बेस के ये नंबर कैसा था, बड़ा था थोड़ा सा। बट इस नंबर को अगर आप ध्यान से देखो तो ये इन दोनों के बेस से थोड़ा छोटा हो जाएगा, क्योंकि इसमें बेस में से भी हम 2 को माइनस कर रहे हैं, तो 8 से लगभग थोड़ा ही छोटा रहेगा ये नंबर। 8 से छोटा बेस यहाँ पे क्या है, वो है 7। आप यहाँ पे ये भी आइडिया लगाना कि 8 से बड़ा बेस नहीं हो सकता, 8 से बेस जो है वो छोटा रहेगा। सबसे पहले हम जो ट्राई करेंगे वो मिडल वाले नंबर पे करेंगे या नज़दीक का जो हमारा बेस होता है उससे करेंगे। तो देखो 146 को अगर आप 7 बेस से ट्राई करो तो ये 49, ये 28 और ये हो जाएगा 6। 10 7 17, 17 और 3 20 और 3 23, 3 2 4 2 6 और 7 8, 83 आ गया। अब हमें 313 वाला निकालना है। 313 बेस कितना है, 7 को लिया है, तो 7 में से 2 माइनस कर दो 5। 5 बेस के ऊपर हम ये नंबर कैलकुलेट करेंगे। 25 या 75, 5 एकम 5 और 3, ये हो जाएगा 83। 83 और 83 को करेंगे 3, 16 और 1 17 और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है हमारा 176। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ का सही ऑप्शन है। ये क्वेश्चन देखो आपसे किस में से पूछा है, ग्राफ में बीएफएस से पूछा है। ये बीएफएस और डीएफएस 2 टेक्निक्स होती हैं, जिसमें ये क्वेश्चन है बीएफएस का। तो ये क्या बोल रहा है, अनवेटेड, अनडायरेक्टेड और अनवेटेड एक ग्राफ है जी, उसकी कोई डायरेक्शन भी नहीं है और उसका कोई वेट भी नहीं है। लेट द BFS ऑफ ब्रेथ फर्स्ट ट्रावर्सल ऑफ G बी डन स्टार्टिंग फ्रॉम द नोड R, आपने R से स्टार्ट किया, और लेट D जो है वो RU और एक जो है D वो RV बी द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम R टू U एंड V, मतलब R से U और V का जो लेंथ है वो शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इसमें बताया जा रहा है। इफ़ यू विजिटेड, मतलब अगर आप U को विजिट करते हो बिफोर V से पहले, ड्यूरिंग द BFS विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट करेक्ट। आपको ये बता रहे हैं कि U जो है वो पहले विजिट किया जा रहा है और V जो है वो बाद में किया जाएगा, तो नॉर्मल सी बात है U जो है वो छोटा होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे दे सकते हो, ये जो 2 हैं ये दे रखे हैं D RU और RV, जिसमें R से U और V तक के सबसे छोटे पाथ की लंबाई है और U को चौड़ाई प्रथम ट्रावर्सल मतलब BFS के दौरान V से पहले देखा जाएगा। U जो है वो या तो लेस देन होगा या फिर बराबर होगा, कि एक कंडीशन हो सकती है बराबर हो सकती है, बड़ा नहीं हो सकता यदि हमें विजिट करना पड़े U को पहले। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सही मैच हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। बड़े वाली कंडीशन बिल्कुल नहीं हो सकती, छोटे वाली हो सकती है, बट इक्वल वाली कंडीशन भी हमें लेके चलनी है। Which CSS property can provide to add an effect when changing from one style to another without using Flash animation और JavaScript? CSS लैंग्वेज में बात हो रही है, कोई इफ़ेक्ट ऐड करना है जिसमें एक स्टाइल है वो चेंज होगी अनदर में, और इसमें हम कोई एनिमेशन जावास्क्रिप्ट वगैरह किसी का भी यूज़ नहीं करेंगे, उसे बोला जाता है ट्रांजिशंस। और ये सेम वर्ड आप MS पावर पॉइंट के अंदर भी सुनने को आपको मिलता है। जब एक स्लाइड चेंज होती है दूसरी स्लाइड में तो उसको बोला जाता है ट्रांजिशन इफेक्ट्स। व्हाट डज OS X हैज़?
OS X में क्या पाया जाता है? मोनोलिथिकल कर्नल विद मॉड्यूल्स, माइक्रो कर्नल, मोनोलिथिकल कर्नल या हाइब्रिड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइब्रिड कर्नल जो है वो इससे सही मैच होता है। नेक्स्ट ऑप्शन, इफ़ ए प्रोसेस फेल्स मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम राइट द एरर इन्फॉर्मेशन। वो एरर इन्फॉर्मेशन अगर रखी जाएगी उस प्रोसेस के फेल होने की, तो वो कहाँ पे रखी जाएगी? न्यू फाइल में, अनदर रनिंग प्रोसेस में, या फिर नन ऑफ दी अबव। फोर्थ ऑप्शन है लॉग फाइल। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन रखी जाती है लॉग फाइल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए प्रोसेस इन ए ब्लॉक्ड स्टेट इट वेट फॉर IO सर्विस, व्हेन द सर्विस इज कंप्लीटेड इट गोज टू। जैसे हमने बात की थी कि रनिंग से यदि किसी प्रोसेस को IO चाहिए तो वो IO इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पूरा करने के लिए कौन सी स्टेट में आ जाता है? इसे बोला जाता है ब्लॉक्ड स्टेट। अब मान लेते हैं कि उस प्रोसेस ने अपना IO जो है, इनपुट आउटपुट जो ऑपरेशन है वो पूरे कर लिए, तो यहाँ से वो वापस रनिंग में नहीं जाएगा, यहाँ से उसे वापस जाना पड़ेगा रेडी स्टेट में। देन रेडी स्टेट से उसका जब भी नंबर आएगा, जो भी प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम आपने यूज़ कर रखी है सिस्टम में, जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है, वो इस प्रोसेस को रेडी से लाएगा वापस से रनिंग में। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ब्लॉक के बाद में IO कंप्लीट होने के बाद वो जो प्रोसेस है वो कहाँ जाएगी? वो जाएगी रेडी अवस्था में, मतलब रेडी स्टेट में। विच ऑफ द फॉलोइंग हाईली यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ एन एरे। यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो एरे के कॉन्सेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करता है? बाइनरी सर्च ट्री, कैशिंग, स्पेशल लोकेलिटी या फिर शेड्यूलिंग ऑफ प्रोसेस। अब यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेशल लोकेलिटी। और स्पेशल लोकेलिटी का कॉन्सेप्ट आपने सुना भी होगा। इसमें भी हमें क्या होता है, कॉन्टीन्यूस स्टेज मिल जाती है, कॉन्टीन्यूस मेमोरी मिल जाती है, और पर्टिकुलर जिस में डेटा रखा होता है वो और उससे नेक्स्ट डेटा उसके नेक्स्ट ब्लॉक में ही मिलेगा। कॉन्टीन्यूस मेमोरी चाहिए तो वो एरे के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल मैच करता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर का एक कौन सा टाइप नहीं है? कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो होता है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी मैंने आपको बताया था, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी होता है। और आप कंस्ट्रक्टर जब बनाते हो तो उसको पैरामीटराइज्ड भी कर सकते हो। उसके अंदर आप कितने वैल्यूज़ वो रिसीव करेगा, कितनी वेरिएबल्स को वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, इनिशियलाइज करेगा, वो सब आप बता सकते हो पैरामीटराइज्ड में। बट फ्रेंड कंस्ट्रक्टर कुछ नहीं होता। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म आर सपोर्टेड इन C++। तो C++ में कितने टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म हम सपोर्ट करते हैं? तो 2 तरह के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, एक तो कंपाइल टाइम और दूसरा था रन टाइम। ठीक है, 2 तरह के पॉलीमॉर्फिज्म हम सब। इसमें ही मैंने आपको बताया था कि एक होता है फंक्शन ओवरलोडिंग और एक होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो इन दोनों के थ्रू हम क्या करते हैं, ओवरलोडिंग करते हैं। मतलब एक फंक्शन का नाम दे देना, काफ़ी सारे फंक्शंस को एक ही नाम दे देना, बट उसके अंदर पैरामीटर अलग अलग देना। उसमें अगर आप फंक्शंस को ओवरलोड करते हो, एक से ज़्यादा नाम के फंक्शन बनाते हो, तो वो फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर आ जाएगा। अगर आप ऑपरेटर को एक्स्ट्रा काम देते हो, जैसे प्लस से आप स्ट्रिंग को भी ऐड करवा रहे हो, फ्लोट भी ऐड करवा रहे हो, इंटीजर भी ऐड करवा रहे हो, तो वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज़ एन इनडायरेक्ट मेजर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। कौन सा एक इनडायरेक्ट मेजर है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस का? तो कॉस्ट, एफर्ट अप्लाइड, एफिशिएंसी या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एफिशिएंसी जो है वो इनडायरेक्ट मेजर होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द अनदर नेम ऑफ सर्कुलर क्यू अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस। सर्कुलर क्यू का अलग एक नाम क्या हो सकता है? उसे बोला जाता है रिंग बफर। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। डैश स्पेसिफिकेशन इज ऑल्सो नोन एज SRS डॉक्यूमेंट। तो SRS डॉक्यूमेंट है, उस स्पेसिफिकेशन को हम एक अलग नाम से भी जानते हैं। तो मैंने जो आपको सैड वाले क्वेश्चंस करवाए थे उनमें एक क्वेश्चन आपको ये भी मिला होगा। और इसमें क्या होता है, ये होता है ब्लैक बॉक्स। इसको ब्लैक बॉक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि SRS में डिटेल नहीं लिखी होती, सिर्फ वो चीज़ें बताई जाती है जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिक्वायरमेंट है। मतलब एक तरह से सार दिया जाता है डिज़ाइनर को या प्रोग्रामर को कि आपको ये बनाना है।
अब ये क्यों बनाना है, कैसे बनाना है, वो सब चीज़ें उस प्रोग्रामर के लिए मैटर नहीं करेगी। उस SRS में जो भी दिया है उसके अकॉर्डिंग ही आगे की प्रोसेस चलेगी। अब इन दोनों में देखो, वाइट बॉक्स में क्या होता है, क्रिस्टल क्लियर हमें कोड वगैरह सब पता होता है, बट ब्लैक बॉक्स में आपको सिर्फ फंक्शनैलिटी पता है कि आपको क्या करना है, अंदर का क्या प्रोसेस है, कैसे हुआ, वो SRS आपने कैसे बनाया, उन सब चीज़ों से इसे कोई मतलब नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल डज क्यू यूज़, कौन सा प्रिंसिपल क्यू जो है वो यूज़ करती है, लीफो, फीफो, लीनियर ट्री, ऑर्डर्ड एरे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्वांटाइजिंग नॉइस अकर्स इन, क्वांटाइजिंग नॉइस जो होती है वो किस में अकर होती है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन में, TDM में, PPM में या FDM में। एक करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो होती है PCM। पल्स कोड मॉड्यूलेशन में जो है वो परिमाणीकरण शोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिस्टर रीनेमिंग is done in pipelined processor as an alternative to register allocation at compile time for efficient access of function to function parameter and local variables to handle certain kind of hazards as a part of address translation। तो कब करते हैं हम रीनेमिंग, और पाइपलाइन के अंदर। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर का टॉपिक है ये, और इसे किया जाता है कुछ सर्टेन काइंड ऑफ हजार्ड्स को हैंडल करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन मोड ओ फॉर IIS। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन मोड कौन सा होता है IIS के अंदर, वो होता है एनोनिमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द करेक्ट HTML फॉर क्रिएटिंग हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, ए टैग होता है। ओपन करने के बाद आपको एक URL देना होता है, बट किसके अंदर, HREF वर्ड लिखना होता है, देन इक्वल टू, देन आपको URL देना है, टैग को बंद करना है, उसके बीच में आपको ये दिखेगा, है ना, एग्जाम्पल। अब आप इस एग्जाम्पल, ये जो वर्ड है इसी के ऊपर आपको ऐसी लाइन दिखेगी, मतलब आपको पता चल जाएगा ये कोई लिंक है अदर पेज पे जाने के लिए, अदर वेबसाइट पे जाने के लिए। देन आपको टैग को बंद करना है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द पाथ लॉस इन DB फॉर एन ओपन एयर साइट। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है CDM में से, और यहाँ पे इसका डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 80.27 dB। ठीक है, ऑप्शन नंबर C जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। CDMA टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे हम देखते हैं इथरनेट की फिक्स स्पीड कितनी होती है, वैसे ही तो ये भी डायरेक्ट कैसे है, एक ओपन एयर साइट के लिए DB में पथ हानि क्या होगी, ये फिक्स है। इसका जो वैल्यू है वो यही होता है 80.27। करेक्ट आंसर आप C मार्क कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़ इज़ द करेक्ट वैल्यू ऑफ इज हेक्साडेसिमल कोड। इस हेक्साडेसिमल कोड के सब बराबर की कौन सी एक वैल्यू होगी। देखो किस में चेंज करना है, कुछ भी नहीं दिया, तो आप या तो इसको डेसिमल में चेंज करो या फिर आप अदर एक में चेंज करके देख लो। जैसे हम F को लिखें 1111 और 1 को लिखते हैं 1, ये हो जाएगा आपका 7। तो 7 तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, मतलब ये ऑक्टल में चेंज नहीं हो रहा। और अगर हम बात करें बाइनरी की, तो बाइनरी वैल्यू भी यही होनी थी, है ना, बट ये दिया किसमें 30, और इसमें 9 नंबर भी है। देखो सारे ऑप्शन में 9 भी है, तो हम इसको डेसिमल में चेंज करके देखेंगे। 1F को जब डेसिमल में चेंज करोगे तो आपको प्लेस वैल्यू निकालनी है 16 से 16, और ये हो जाएगा 14। यहाँ पे 30 आ जाएगा। 30 ऑप्शन जो है वो आपको D में ही मिल रहा है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। अगले ही क्वेश्चन में आपको पूछा डेसिमल इक्विवेलेंट टू ऑफ बाइनरी नंबर, इसके बराबर का आपको बाइनरी नंबर बताना है। नंबर है 0.0111। करते क्या है, 2 की पावर -1, -2, -3 और -4। 2 की पावर 2 का मतलब 4, इसको ऐड करना होता है 1/2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 8, और प्लस करना है 2 की पावर 4 का मतलब 16। अब आप इसको कैसे भी कैलकुलेट करके इसका आंसर निकाल लो, तो 16 ले लो, 4 + 2 + 1, 7 के अंदर आपको भाग देना है 16 का। अब जो आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे देखो 0 और 0 आ जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। 16 चौकी 64, 6 बचेंगे,
16 × 3 = 48, 12 बचेंगे, 16 × 7 = 112, तो 112 ये चला जाएगा, पीछे बचेंगे 8 और 16 × 5 = 80, 4375, 4375 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मशीन लर्निंग इज़ ए फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट है मशीन लर्निंग, और कंसिस्टिंग ऑफ लर्निंग एल्गोरिदम दैट, इसमें पूछा है कि उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है, इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस एट एग्जीक्यूटिंग सम टास्क ओवर टाइम विद एक्सपीरियंस, तो ये सब चीज़ें मशीन लर्निंग के अंदर इंक्लूडेड होती हैं। ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड इट्स सब कैटेगरी, न्यूमैन एंड माइक्रो आर्किटेक्चर, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर और सिस्टम डिज़ाइन, तो ये सभी जो हैं वो होते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर और इसके सब कैटेगरी। पोस्ट फिक्स फॉर्म पूछिए इस एक्सप्रेशन की, कई बार हम कर चुके हैं ये क्वेश्चन, और इसको देखो कैसे कैलकुलेट करना है। डायरेक्ट पोस्ट फिक्स निकालना है तो आपको इसको रिवर्स नहीं करना, कुछ नहीं करना। सबसे पहले ब्रैकेट अंदर आ जाएगा, देन ए जो है वो बाहर आएगा, प्लस अंदर, बी बाहर। अब ब्रैकेट बंद का जब सिंबल आएगा तो ये प्लस बाहर आ जाएगा और ये ब्रैकेट भी बाहर आ जाएगा। फिर है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई सिंबल आ गया। मल्टीप्लाई के बाद देखो एक और ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, तो एक ब्रैकेट आप लगा दोगे। देन आएगा सी, सी के बाद मल्टीप्लाई एक अलग से स्टार्ट होगा अंदर की तरफ। देन आएगा डी और माइनस ई, तो माइनस देखो मल्टीप्लाई के ऊपर नहीं आएगा, इसलिए मल्टीप्लाई को बाहर निकाल देंगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ब्रैकेट बंद हुआ तो ये माइनस भी बाहर आ जाएगा और ये सारे जो सिंबल हैं ये बाहर आ जाएंगे। अभी स्टैक के अंदर क्या चीज़ है, ये मल्टीप्लाई वाला सिंबल अभी बचा है, जिसमें आगे आपको फिर से मल्टीप्लाई देखने को मिलेगा। तो मल्टीप्लाई पे मल्टीप्लाई हम नहीं लिख सकते, इसलिए मल्टीप्लाई को भी हम बाहर निकाल लेंगे, इस मल्टीप्लाई को हम अंदर रख देंगे स्टैक के। देन आएगा एफ, और मल्टीप्लाई के ऊपर हम डिवाइड सिंबल नहीं रख सकते, इसलिए इसको हटा देंगे, डिवाइड यहाँ रख देंगे, मल्टीप्लाई को हम बाहर निकाल लेंगे। देन जी और देन देखो लास्ट में जी के बाद में ये है सिंबल, एफ के और जी के बीच में एक ही जो है वो मल्टीप्लाई सिंबल है, और यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चर इज सूटेबल फॉर ए वाइड रेंज ऑफ डेटा टाइप, तो वो कौन सा एक आर्किटेक्चर होता है, IA32। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वाईफाई सिक्योरिटी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज मोर यूज्ड, कौन सा प्रोटोकॉल ज़्यादा यूज़ लिया जाता है, तो वो होता है WPA2। SDLC एक्चुअल प्रोग्रामिंग ऑफ सॉफ्टवेयर कोड इज़ डन, एक्चुअल प्रोग्रामिंग जो होती है वो कहाँ पे की जाती है। मेंटेनेंस आपको पता है लास्ट की साइट होती है, बिल्कुल लास्ट का जो फेज़ होता है वो होता है। एनालिसिस स्टार्टिंग का फेज़ होता है, ये भी गलत है। डिज़ाइन क्या होता है, तो डिज़ाइन जो है वो आ जाता है स्टार्टिंग फेज़ में, कोडिंग के अंदर नहीं आता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डेवलपमेंट फेज़ होता है और साथ में डॉक्यूमेंटेशन बनानी होती है आपको। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फर्स्ट कंप्यूटर वायरस, तो बहुत ज़्यादा सोचने की बात ही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, और ये डी ऑप्शन था कंफ्यूज करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरर विल बी हैंडल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सी एरर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। लैक ऑफ पेपर इन प्रिंटर, कनेक्शन फेलियर इन द नेटवर्क और पावर फेलियर, ये सभी जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हैंडल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है हमें, विंडसर्फ जो है उनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध डायरेक्ट है इंटरनेट से। मार्क जुकरबर्ग जो है इनका संबंध है फेसबुक से, और लैरी पेज जो है वो है गूगल से संबंधित। अब आप इसमें चेक कर लो, पी का हो जाएगा 3, क्यू का 1, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रिवर्स पॉलिश नोटेशन फॉर द इनफिक्स एक्सप्रेशन, देखो पॉलिश नोटेशन क्या होता है, प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स का बोला है रिवर्स, ये क्या हो गया, पोस्ट फिक्स। पूछना ये डायरेक्ट भी दे सकते थे मगर ये चीज़ घुमाने के लिए है। पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन कैलकुलेट करनी है, ये जो इन्होंने एक्सप्रेशन दी है इसकी, तो पोस्ट फिक्स में कोई दिक्कत नहीं है, हमें कुछ भी रिवर्स नहीं करना होता, स्ट्रिंग रिवर्स नहीं होती, आंसर भी रिवर्स नहीं होता, डायरेक्ट हो जाएगा। ब्रैकेट आया ए, देन आया प्लस, देन आया बी, ब्रैकेट बंद हुआ तो प्लस भी बाहर आ गया, देन मल्टीप्लाई आया, देन सी, माइनस जो है वो मल्टीप्लाई के ऊपर नहीं होगा तो ये बाहर आ जाएगा, माइनस अंदर चला जाएगा, देन डी और डिवाइड, माइनस के ऊपर डिवाइड आ सकता है, और ई, देन लास्ट में हम क्या करेंगे, सारे सिंबल को बाहर निकाल लेंगे,
तो ये डिवाइड और माइनस आ जाएगा बाहर। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है डक डक गो क्या होता है। सर्च इंजन में मैंने आपको ये सारे सर्च इंजन लिखवा रखे हैं। डक डक गो होता है सर्च इंजन, फायरफॉक्स होता है ब्राउज़र, और स्काइप है एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की एप्लीकेशन। पी का 3, क्यू का 1, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑफलाइन मैसेजिंग ऐप। तो ऑफलाइन मैसेजिंग ऐप अगर आपको नहीं भी पता तो आपको बिंग पता है कि क्या होता है सर्च इंजन, लाइकोस सर्च इंजन, येंडेक्स सर्च इंजन, बचा क्या है वॉजिर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट R2। अब रिलेशन R2 का मतलब एक टेबल है R2, तो यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं R2 वाली। हैज़ ए फॉरेन की, इसके अंदर हमने लिखी है फॉरेन की को, ठीक है। फॉरेन की क्यों लगाते हैं? इस टेबल में अगर कोई भी प्राइमरी की बनने के लायक नहीं है, यूनिकली डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए इनफ नहीं है, तो हम दूसरी टेबल को रेफ़र करते हैं और उस प्राइमरी की को, दूसरी टेबल की प्राइमरी की को हम यहाँ पे फॉरेन की के रूप में डिफ़ाइन करते हैं। दूसरी टेबल यहाँ पे कौन सी दी है? R1, दैट रेफर्स टू प्राइमरी की ऑफ रिलेशन R1, और यहाँ पे हमने डिफ़ाइन करी है एक प्राइमरी की। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन में कोज वायोलेशन, मतलब कौन से एक ऑपरेशन से वायोलेशन अकर हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट के अंदर, ठीक है। इंसर्शन ऑफ न्यू टपल इनटू R2, अगर आप यहाँ पे कोई भी डेटा नया इंसर्ट करोगे तो इंसर्शन जो आपका वायोलेशन है वो निश्चित रूप से अक्कर होगा। डिलीशन ऑफ टपल R1, बिल्कुल R1 से अगर आप कोई भी डेटा डिलीट करोगे तो हो सकता है वो यहाँ पे एक है, बट दूसरी टेबल के अंदर वो उसने 3-4 बार जो है रेफ़र कर रखा है बहुत सारी डेटा को, तो यहाँ पे क्या होगा? वायोलेशन अक्कर होगी। किस किस में वायलेशन अक्कर नहीं होती? अगर आप R1 में कुछ इंसर्ट करते तो वायलेशन नहीं होती, बट ये ऑप्शन यहाँ दिया नहीं है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं अगर ये होते हैं टेबल पे, रिलेशन पे, तो वायलेशन अक्कर निश्चित रूप से होगी। इन के मैप दोज ग्रुप्स विच कवर एटलीस्ट 1 मिनटम दैट कांट बी रिमूव्ड बाय एनी अदर प्राइम इम्प्लीकेंट इज कॉल्ड। मतलब एक ऐसी मिनटम है जो किसी अदर प्राइम इम्प्लीकेंट के अंदर हमने कवर नहीं की, उसे बोला जाता है एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, जिसे आपको एक में तो इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैस्केडिंग टर्मिनेशन रेफर्स टू ए टर्मिनेशन ऑल चाइल्ड प्रोसेस इफ़ द पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेट। चाहे पेरेंट प्रोसेस नॉर्मली टर्मिनेट हुई या एबनॉर्मली, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCD नंबर जो होते हैं उनको एक्सप्रेस किया जाता है ईच डिजिट कितने डिजिट में। तो BCD, पहली बात तो आपको BCD से अगर कन्वर्ट करना है ये नंबर आपका डेसिमल में होना चाहिए, और डेसिमल के प्रत्येक नंबर को जैसे लिखा है 76, तो डेसिमल के प्रत्येक नंबर को आपको 4 डिजिट में लिखना होता है या 4 बिट में लिखना होता है। 6 लिखेंगे 110 और आगे 0 लगा देंगे। 4 बिट में आपको डेटा लिखना है 111 और आगे 0 लगा देंगे, तो ये 7 हो जाएगा। 4 बिट के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? नीबल बोलते हैं। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे पूछे हैं कैन बी यूज्ड रीड फ्लोटिंग टाइप वैल्यूज़ इन C प्रोग्रामिंग। तो ये %f तो हम यूज़ करते हैं फ्लोटिंग के लिए। G में भी हम डेसिमल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्सपोनेंट वाले जो वैल्यूज़ होती हैं उनको %e से करते हैं। और मेरे हिसाब से यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा कि फ्लोटिंग टाइप की जो वैल्यूज़ होती है उनको रीड करने के लिए ये सभी स्पेसिफायर हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू इनहेंस लर्निंग प्रोसेस इज़ कॉल्ड इन एजुकेशन। एजुकेशन में अगर आपको कोई नई टेक्नोलॉजी को इन्हेंस करना है, लर्निंग प्रोसेस के अंदर लेके आना है, वो कहलाती है ICT। रजिस्टर इज़ ए ग्रुप ऑफ, तो रजिस्टर किससे मिलकर बने होते हैं? वो बने होते हैं फ्लिप फ्लॉप से मिलकर। द वर्ड विच डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, कौन सा एक वर्ड है जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को, वो एक वर्ड जो है वो अच्छे से उसको डिस्क्राइब कर रहा है? कॉम्प्लेक्सिटी, एफिशिएंसी, एक्यूरेसी या क्वालिटी? वो होती है क्वालिटी। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ द पोर्ट नंबर ऑफ STTP, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 पोर्ट नंबर होता है।
ARP का फुल फॉर्म पूछा, एड्रेस राउटिंग पैकेट एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सिक्योर हैश एल्गोरिदम 1 हैज़ ए मैसेज डाइजेस्ट ऑफ, मतलब इस एल्गोरिदम पे 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। इसमें मैसेज डाइजेस्ट जो होता है उसका साइज़ क्या होता है, 160 बिट्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। GSM टेक्नोलॉजी, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ये टेक्नोलॉजी लाने वाला हमसे कंट्री पूछी है, देश पूछा है, कौन सा था जिसके द्वारा ये तकनीक विकसित की गई थी, UK, US, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ये की गई थी यूरोप के द्वारा। संस्था थी, ऑर्गेनाइजेशन थी वो यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड, एक इंस्टीट्यूट था जिसके द्वारा ये टेक्नोलॉजी विकसित की गई थी। IPv4 का साइज़ पूछा है डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 32 बिट का एड्रेस। बाइट में पूछता तो होता 4 बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रॉक्सी फायरवॉल फिल्टर वर्क्स एट, मतलब प्रॉक्सी फायरवॉल जो है वो मोस्ट सिक्योर फायरवॉल होता है और ये कहाँ पे वर्क करता है, ये करेगा आपकी एप्लीकेशन लेयर के ऊपर काम। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो है वो कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है, वो डायरेक्ट आपको बताना है कि CDMA। कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस सिस्टम का जो यूज़ है वो GPS के अंदर यूज़ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो वेरिफिकेशन या वैलिडेशन, तो इसमें ये दोनों ही चीज़ें इंक्लूड होती है, वेरिफिकेशन भी होता है और वैलिडेशन भी होता है। वेरिफिकेशन में हम देखते हैं कि वो सॉफ्टवेयर सही बनाया या नहीं बनाया, हमने डिज़ायर्ड हमारा जो भी रिज़ल्ट हमने चाहा था वो हमें मिला, हमने जो भी सिस्टम या सॉफ्टवेयर बनाया वो बिल्कुल सही होना चाहिए, आउटपुट से मैच होना चाहिए। तो ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। विच फीचर ऑफ ऊप बूस्ट द कोड रीयूजेबिलिटी, मतलब C++ या ऊप में अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होता है कि आप इसके अंदर रीयूजेबिलिटी ऑप्शन यूज़ ले सकते हो। एक कोड को आपको बार बार लिखना नहीं होता। ये पॉसिबल किससे होता है, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस या एब्स्ट्रैक्शन, तो वो होता है पॉसिबल इनहेरिटेंस की वजह से। DHTML इज़ नॉट ए स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज फॉर विच कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट, W3 स्कूल, फेसबुक या ओरेकल। तो ओरेकल के अंदर इसे स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज के रूप में यूज़ नहीं किया जाता। एक ट्री दी है हमें यहाँ पे और बताई है ये हीप है, ठीक है। मैक्सिमम हीप का मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो है वो रूट नोड पे रहेगी। आप इसको चेक भी कर सकते हो, अभी हाल फिलहाल जो है 100 यहाँ पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। एडिंग ए न्यू एलिमेंट, एडिंग ए न्यू नोड ऑफ ए वैल्यू 15 वैल्यू की एक नोड है जो हमें ऐड करनी है। कहाँ पे ऐड करनी है, इन द लेफ्ट मोस्ट नोड ऑफ राइट सब ट्री, राइट सब ट्री के सबसे लेफ्ट मोस्ट नोड के अंदर, यहाँ पे 15 को आप ऐड करोगे। वट वैल्यू विल बी लीफ नोड ऑफ द राइट सब ट्री, पहले तो आप देखो क्या 15 से ऊपर कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जो 15 से छोटी है, तो बिल्कुल सही है ये, 15 एकदम सही जगह पे है। 15 से बड़ी वैल्यू है 25 और 25 से बड़ी है 36, बाकी तो ट्री एकदम सही थी। लीफ नोड पूछे हैं, अभी हाल फिलहाल ट्री के अंदर लीफ नोड कौन से हैं, तो वो हो जाएंगे राइट सब ट्री के लीफ नोड 15 और 1। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम, कौन सी एक सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम नहीं है, तो RC4, ब्लोफिश, DS ये तीनों होती हैं और डेफी हेलमैन जो है वो असिमेट्रिक एल्गोरिदम होती है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड इज़ यूज्ड फॉर बोथ एरर करेक्शन एंड एरर डिटेक्शन इन कंप्यूटर नेटवर्किंग, तो कंप्यूटर नेटवर्किंग में ऐसी कौन सी एक मेथड है जो हम यूज़ करते हैं, एरर डिटेक्शन में भी करते हैं, एरर करेक्शन में। मोस्ट सूटेबल और मोस्ट यूज्ड जो है वो है CRC। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। CDMA के बारे में हमसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछी है, तो CDMA टेक्नोलॉजी ऑप्टिमाइज द यूज़ ऑफ अवेलेबल बैंडविथ एज इट ट्रांसमिट ओवर द एंटायर फ्रीक्वेंसी रेंज, मतलब जितनी भी रेंज है आपके पास, जितनी भी फ्रीक्वेंसी है, बैंडविथ है, उन सब का आप एक ऑप्टिमाइज यूज़ कर सकते हो। ईच यूज़र इन CDMA सिस्टम यूजेस डिफरेंट कोड ऑफ मॉड्यूलेट देयर सिग्नल, तो CDMA फ़ोन बंद करने का रीज़न ही ये था क्योंकि इसमें क्या होता है, एक डिफरेंट कोड ऑफ मॉड्यूलेशन सिग्नल का यूज़ करते हुए अलग सिग्नल के रूप में हम क्या करते हैं, किसी और से हम कम्युनिकेशन बना सकते हैं जो कैच होना मुश्किल था।
CDMA टेक्नोलॉजी ऑफर लेस सिक्योरिटी एज कम्पेयर टू GSM टेक्नोलॉजी। तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि CDMA के लिए आप अलग फ्रीक्वेंसी, अलग बैंडविड्थ का यूज़ कर रहे हो, आप अलग फ्रीक्वेंसी रेंज का यूज़ ले रहे हो, वो तो ज़्यादा सिक्योर होती थी GSM के कंपैरिजन में। और चौथा स्टेटमेंट, ए सिम कार्ड इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग इन CDMA डिवाइस। तो ये डिवाइसेस तो यूज़ की हुई हैं और इसमें किसी तरह की सिम की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। फॉल्स स्टेटमेंट हमसे पूछे हैं 3 और 4, ये दोनों ही हो जाएंगे फॉल्स स्टेटमेंट। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एन एंटिटी इज रिप्रेजेंट बाय ए सेट ऑफ रिलेशनशिप, मॉडल या फिर एट्रीब्यूट। एंटिटी जो है वो रिप्रेजेंट की जाती है सेट ऑफ एट्रीब्यूट के थ्रू। करेक्ट सीक्वेंस पूछा है टैग का, एज इट इज़ क्वेश्चन हमने HTML के क्वेश्चंस में देखा था। सबसे पहले टैग लिखना होता है आपको HTML, देन आपको लिखना होता है हेड टैग, है ना, बॉडी सबसे लास्ट में, हेड टैग देन टाइटल देन आएगा बॉडी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट कंटेन्स यूज़र सिस्टम रिक्वायरमेंट। वो डॉक्यूमेंट कौन सा होता है जिसमें यूज़र की सारी रिक्वायरमेंट लिखी जाती हैं, वो होता है SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। द नैपसैक प्रॉब्लम वेयर द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज़ टू मिनिमाइज द प्रॉफिट। आपका जो मतलब जो प्रॉफिट होता है वो मिनिमाइज कर दिया जाता है, ऐसा कौन सा एक यहाँ पे नैपसैक प्रॉब्लम है। ग्रीडी, डायनामिक 01, बैक ट्रैकिंग, ब्रांच एंड बाउंड 01। तो ये डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का हमें एक आउटपुट बताना है। एक S1 नाम से न्यू स्ट्रिंग करके हमने ये वैल्यू डाली है कंप्लीट। देखो आप इसको यहाँ पे लिख लो कंप्लीट। और S1 सेट कैर एट, मतलब 1 के ऊपर आप I लिख रहे हो तो 0 और 1 के ऊपर आप क्या लिख रहे हो, हटा के I। और 7 के ऊपर क्या कर रहे हो, सेट कैर D। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे आप D कर रहे हो। अब आपको क्या आउटपुट मिलेगा S1 में, CIM देखो एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर C PLETD। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांटेज ऑफ चेन्ड हैश टेबल। आप जो चेन्ड हैश टेबल का यूज़ लेते हो ओवर द ओपन एड्रेसिंग स्कीम, ओपन एड्रेसिंग स्कीम की जगह पे उसका एडवांटेज क्या होता है। वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी में सर्च ऑपरेशन होते हैं वो कम हो जाते हैं, स्पेस यूज़ लेस, डिलीशन इज़ ईजियर, नन ऑफ दी अबव। देखो जो डेटा पहले सेव हो रहा था वो तो अभी भी सेव करना पड़ेगा, स्पेस यूज़ जो होती है वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और वर्स्ट केस के अंदर आपकी जो सर्चिंग ऑपरेशन है वो कम हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे गलत स्टेटमेंट है ये। डिलीशन ऑपरेशन अगर हम कहें तो हमें वो जल्दी मिल जाएगा डेटा हैश टेबल, चेन्ड हैश टेबल में, तो इससे हमारा डिलीशन ईजी होगा। बाकी जो स्टेटमेंट है वो इससे मैच नहीं हो रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ क्यू डेटा स्ट्रक्चर। अब क्यू डेटा स्ट्रक्चर की हमसे एप्लीकेशन पूछी है। व्हेन अ रिसोर्स इज शेयर्ड अमंग मल्टीपल कंज्यूमर्स, तो हम इसका यूज़ लेते हैं। व्हेन डेटा इज ट्रांसफर्ड असिंक्रोनियसली बिटवीन द टू प्रोसेस, बिल्कुल हम इसका यूज़ करते हैं। लोड बैलेंसिंग के लिए भी इसका यूज़ लिया जाता है। कभी स्टैक की प्रॉपर्टी पूछी होती है और कभी कभी किसी एग्जाम में क्यू की प्रॉपर्टीज़ भी पूछी जाती है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैब्रिकेशन, मॉडिफिकेशन, इंटरसेप्शन कौन कौन सी टर्म से रिलेटेड होते हैं। ये नेटवर्क सिक्योरिटी में टाइप ऑफ अटैक्स होते हैं, फैब्रिकेशन, मॉडिफिकेशन, इंटरसेप्शन। फोर्थ होता है इंटरप्शन। 4 तरह के नेटवर्क अटैक्स होते हैं। फैब्रिकेशन जो टर्म है वो बिलोंग करती है ऑथेंटिकेशन के ऊपर, मतलब जो रिसीवर है उसे ये लगेगा कि मुझे SBI बैंक ने मैसेज भेजा है, बट होता कौन है, बीच में हैकर होता है जिसे हम इंट्रूडर बोलते हैं। फैब्रिकेशन टर्म को हम यूज़ लेते हैं ऑथेंटिकेशन के साथ में। इंटरसेप्शन बिलोंग करता है मैसेज कॉन्फिडेंशियलिटी पे। जो मैसेज बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल था, प्राइवेट था, बट अनऑथोराइज्ड एक्सेस के थ्रू इंट्रूडर ने आपका मैसेज पढ़ लिया, एक्सेस कर लिया, वो होता है इंटरसेप्शन। और मॉडिफिकेशन मतलब एक्चुअल डेटा में अगर कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया जाए तो वो कहलाता है इंटीग्रिटी, मैसेज इंटीग्रिटी। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू का हो जाएगा 2। एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU शेड्यूलिंग इज़ द बेसिस ऑफ। CPU की शेड्यूलिंग हम कब करते हैं, किस बेस पे करते हैं।
मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, लार्ज मेमोरी साइज्ड सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम या फिर नन ऑफ दी अबव। तो जब हमें एक सीपीयू के ऊपर काफ़ी सारे काम करवाने हो, बहुत सारे प्रोग्राम रन करने हो, सीपीयू का मैक्सिमम यूज़ करना हो, उसे बोला जाता है मल्टी प्रोग्रामिंग। और शेड्यूलिंग का यूज़ ही हम कब लेंगे, जब हम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कर रहे हों। नेटवर्क डिवाइसेस डैश एंड डैश आर यूज्ड एट फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर पे कौन सी डिवाइसेस काम करती हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। गेटवे, ब्रिज, राउटर, रिपीटर, हब, स्विच या फिर रिपीटर और हब। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज आर या एक्सपोज्ड बाय डेटा टेबल ऑब्जेक्ट। कौन कौन से इवेंट्स हैं, रो चेंज्ड, कॉलम चेंज्ड, रो चेंजिंग। तो ये सारे ही इवेंट जो हैं वो यूज़ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8s कॉम्प्लीमेंट निकालना है 7650 का। 8s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए इस नंबर को आप क्या करो, 7 में से माइनस कर दो, क्या बचेगा 7210। अब निकालना 8s कॉम्प्लीमेंट है, ये निकला है अभी इसका 7s कॉम्प्लीमेंट, +1 करेंगे, 7 और 1 8 हो जाएगा। अब ऑक्टल नंबर में 8 नहीं आ सकता, इसलिए हम एक बार 8 को माइनस कर देंगे, ये बचेगा 0। कितनी बार माइनस किया आपने, एक बार, तो 1 चला जाएगा यहाँ पे कैरी, 2 और 1 हो जाएगा 3, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो नंबर बनेगा 0130। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लेक्स रिफ्लेक्स एजेंट्स टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द करंट परसेप्शन इन पास्ट हिस्ट्री। तो जो इसमें क्या होते हैं, एआई के ये एजेंट के टाइप हैं, जिसमें सिंप्लेक्स रिफ्लेक्स के बारे में पूछा है। वो क्या करता है, सिर्फ करंट जो भी चल रहा हो उसके बेसिस पे ही डिसीजन लेता है, उसमें पास्ट हिस्ट्री इंक्लूड नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, यहाँ पे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में। नेक्स्ट स्टेटमेंट है व्हेन यूनिकनेस इन द एजेंट करंट स्टेट कम्प्लीटली डिटरमाइन द नेक्स्ट स्टेट ऑफ एजेंट द एनवायरमेंट इज सेड टू बी डिटर्मिनिस्टिक। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। Environment is semi-dynamic if the environment itself does not change with the passage of time but agent's performance score does। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ही सही है, सेकंड और थर्ड। इसमें जो पास्ट हिस्ट्री लिखी है ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि पास्ट हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ करंट परसेप्शन को ही लेके वो क्या करता है, डिसीजन लेता है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जो द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन द स्टैक। अगर कोई एलिमेंट हमें इंसर्ट करना है स्टैक में, वो ऑपरेशन होता है पुश। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क शेड्यूलिंग, बैच प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग, इंटरप्ट प्रोसेसिंग, इनको हमें मैच करना है इन ऑप्शन से। तो टाइम शेयरिंग आपको पता है कौन सी प्रोसेस होती है, राउंड रोबिन शेड्यूलिंग। सी का जो है वो हो जाएगा 1, सी का 1 यहाँ पे 2 ऑप्शन में है। डिस्क शेड्यूलिंग का एग्जाम्पल है स्कैन। स्कैन एक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। ए का हो जाएगा 2, तो ए का 2 जो है वो एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन, द बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन करनी है। एफ एन फंक्शन दे रखा है log n और जी ऑफ एन दे रखा है √n। इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, एफ ओ एफ एन जो है वो बिलोंग करता है ओमेगा जी ऑफ एन के, बट जी ओ एफ एन जो है वो बराबर नहीं हो सकता ओमेगा ऑफ एफ ओ एफ एन के। तो क्या एफ ओ एफ एन लॉग एन बराबर हो सकता है क्या जी ओ एफ एन, मतलब √n के। तो ये कोई हम ज़रूरी गारंटेड नहीं बोल सकते कि ये दोनों बराबर ही होंगे। और ये बोल रहे जी ओ एफ एन भी बिलोंग नहीं करेगा इसे, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। ये हो सकता है बिलोंग कर जाए, तो एफ ओ एफ एन जो है वो बिलोंग नहीं करेगा ओमेगा से, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और जी ओ एफ एन जो है वो बिलोंग कर सकता है, जी ओ एफ एन मतलब √n जो है वो बिलोंग कर सकता है log n पे, हमें ये वैल्यू मिल सकती है, चांसेस हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट बोल रहा है एफ ओ एफ एन जो है वो बिलोंग नहीं करता, बट जी ओ एफ एन है वो भी बिलोंग नहीं करता, है ना। तो हमें एक पॉसिबिलिटी रखनी है, जी ओ एफ एन जो है वो बिलोंग कर सकता है एफ ओ एफ एन के, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फोल्ड बेस्ड टेस्टिंग टेक्निक पूछी है सॉफ्टवेयर की। स्ट्रेस टेस्टिंग होती है यूनिट, बीटा या म्यूटेशन टेस्टिंग। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। म्यूटेशन टेस्टिंग एक फोल्ट बेस्ड टेस्टिंग टेक्निक होती है।
ये पूरे कंप्लीट 13 से लेके 100 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन है और ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे सीनियर अनुदेशक के एग्ज़ाम में। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।